नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लेकर आए। पाकिस्तान भी यही चाहता है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे। यहां उन्होंने चिमूर में कहा कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ खूनी खेल ही दिए हैं। यह हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। पीएम ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान, अगले 6 दिनों में 90 सभाएं, घर घर पहुंचेगा गारंटी कार्ड। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी 6 दिनों में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने वाली है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश के बड़े चेहरे अगले 6 दिनों में करीब 90 सभाएं करने वाले हैं। इनमें से करीब 20 सभाएं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 सभाएं होंगी। प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में 4 सभाएं करेंगी, जिसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा की 70% आबादी बीपीएल कैटेगरी में। बीते 2 साल में 70 लाख लोग हुए गरीब, अब सरकार करेगी जांच। जी हां दोस्तों, हरियाणा की अनुमानित 2.8 करोड़ आबादी में से 1.98 करोड़ लोग यानी कि करीब 70% लोग बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। दरअसल बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार से कई लाभ मिलते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं और बाजरा मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा हर महीने 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपए में 1 किलो चीनी प्रति बीपीएल कार्ड दी जाती है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएल में नहीं आते हैं यानी कि गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीबों वाला राशन कार्ड बनवा लिया है। इसी से सरकार परेशान है और हरियाणा सरकार अब इस चीज की जांच करवाएगी कि किसने फर्जी तरीके से बीपीएल का राशन कार्ड बनवाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार ली तलाशी, बोले मोदी का बैग चेक करो, वहां पूछ मत झुकाना। इलेक्शन कमीशन बोला अमित शाह और नड्डा की भी जांच हुई थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव मंगलवार को उस्मानाबाद में ओसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी। चुनाव आयोग की कार्यवाही पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, तब ओडिशा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच आपको करनी चाहिए होगी। उनके आगे अपनी पूंछ मत झुकाना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। चीन के विरोधी हैं, भारत से दोस्ती रखने के हिमायती भी हैं, विदेश मंत्री बन सकते हैं मार्को रूबियो। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सांसद माइक वॉल्ट्ज को देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए नियुक्त करने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस फैसले से परिचित 2 सूत्रों ने यह जानकारी दी। माइक वॉल्ट्ज को चीन ईरान का विरोधी और भारत का समर्थक माना जाता है। वे चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नए साल में मिलेगी सौगात, खत्म हो सकती है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर से जीएसटी। जी हां दोस्तों, नए साल 2025 में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की सौगात मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21-22 दिसंबर 2024 को राजस्थान में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में एक दिन वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025-26 से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों से बजट को लेकर उनके सुझाव और सिफारिशें लेंगी और एक दिन जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी प्रिंस सलमान बोले गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल, ईरान पर हमला न करने की दे दी चेतावनी, रियाद में जुटे 50 मुस्लिम देश। जी हां दोस्तों, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान सोमवार को रियाद में एक समिट को संबोधित कर रहे थे। प्रिंस
सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान को धमकाने वाला वकील रायपुर से हुआ गिरफ्तार। कहा था 50 लाख दो वरना जान से मार दूंगा। पहले गुमराह किया फिर गुनाह कबूल लिया। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद फैजान खान को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। एक्टर की टीम ने धमकी देने वाले के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई थी। जिस नंबर से शाहरुख खान को धमकी दी गई थी वह रायपुर में रहने वाले वकील फैजान खान के नाम पर रजिस्टर्ड था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए सीजीआई खन्ना बोले तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई मौखिक नहीं होगी। वकीलों को ऐसे मामलों में लेटर भेजना होगा। अर्जेंट हियरिंग की वजह भी बतानी होगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली यानी कि मौखिक नहीं करा सकेंगे। नए सीजीआई संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। दरअसल दोस्तों, सीजीआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजीआई खन्ना ने कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं। यह अब नहीं होगा। वकीलों को ईमेल भेजकर या फिर पत्र देकर यह बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग क्यों जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिटकॉइन पहुंचा $90,000 के करीब। 2025 में $2 लाख छूने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में तेजी जारी है और मंगलवार 12 नवंबर 2024 को बिटकॉइन $90,000 के करीब जा पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ही बिटकॉइंस में तेजी देखी जा रही है और अब यह $79,599 के ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। कई जानकार बिटकॉइंस के साल 2024 के आखिरी तक $1 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े के छूने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज होगा उपचुनाव। वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा की नाव्या। सिक्किम की 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। जी हां दोस्तों, झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रूस यूक्रेन जंग में शामिल हो सकता है नॉर्थ कोरिया। दोनों देशों में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कोल्ड वार के बाद सबसे बड़ा समझौता। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने रूस के साथ एक रक्षा समझौते की पुष्टि की है। इस समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे को सैन्य मदद मुहैया करवाएंगे। इस साल जून में नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर सहमति बनी थी। दरअसल दोस्तों, रूस की न्यूज एजेंसी TASS के अनुसार 9 नवंबर को पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर किए। रूस की संसद ने भी इसे मंजूरी दे दी, जिससे अब यह समझौता कानून बन गया है। इसके बाद 11 नवंबर को नॉर्थ कोरिया ने भी इस समझौते की पुष्टि कर दी है। दरअसल दोस्तों, यह कोल्ड वार के बाद दोनों देशों के बीच होने वाला सबसे बड़ा समझौता है। इसके मुताबिक अगर दोनों में से किसी देश पर हमला होता है तो एक दूसरे को सैन्य मदद दी जाएगी। इसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क के स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग हो गई तय। सिंधिया बोले डेटा सिक्योरिटी रूल्स मानो तो लाइसेंस मिलेगा। नियमों पर कंपनी पहले से ही सहमत है। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक जल्दी भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि हम किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली सैटेलाइट है। अगर यहां पर भारत में मंजूरी मिल जाती है तो भारत में बिना सिम कार्ड के आप किसी भी जगह पर फास्ट इंटरनेट की सेवाएं ले पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यूचुअल फंड्स में SIP निवेश अक्टूबर 2024 में नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। अक्टूबर में 25,323 करोड़ रुपए आया निवेश। जी हां दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए किए जाने वाला निवेश अक्टूबर 2024 में नए ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा। अक्टूबर में SIP निवेश का आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए 25,323 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सितंबर 2024 में 24,509 करोड़ रुपए रहा था। जबकि दोस्तों, एक साल पहले अक्टूबर 2023 में म्यूचुअल फंड्स में SIP निवेश 16,928 करोड़ रुपए रहा था। म्यूचुअल फंड्स चलाने वाली असेट मैनेजमेंट कंपनियों की संस्था
एमफी ने अक्टूबर 2024 के लिए म्यूचुअल फंड में आए निवेश का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक अक्टूबर महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो 21.69% की उछाल के साथ 41,887 करोड़ रुपए रहा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झारखंड बंगाल में वोटिंग से पहले ईडी की छापेमारी, 17 जगह पर सर्चिंग जारी, बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी की। मामला बांग्लादेशी घुसपैठ, देह व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम कई लोगों और संगठनों की सीमा पार घुसपैठ से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बुधवार को पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो दोस्तों इन चुनावों से ठीक पहले ईडी का छापा पड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुस्लिम नेताओं की हेट स्पीच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप, विश्व हिंदू परिषद ने कहा। जी हां दोस्तों, हिंदुओं के संरक्षण की बात करने वाले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन का कहना है कि मुस्लिम नेताओं तौकीर रजा और ओवैसी भाइयों की ओर से दिए गए बयान जिहादी मानसिकता की सोच को दर्शाते हैं। वोट जिहाद कुछ नया नहीं है। 1946 से वोट जिहाद चला आ रहा है, जब मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के पक्ष में भी वोट दिया था। वोट जिहाद को लेकर सुरेंद्र जैन ने कहा कि वैसे तो यह पहले से हो रहा था, लेकिन अब यह लोग ज्यादा संगठित होकर सामने आ रहे हैं। आज देश में इस तरह की बातें की जा रही है कि सारे नौजवान जाग गए तो देश के अंदर माहौल बिगाड़ दिया जाएगा, और कोई कह रहा है कि मैंने छोटे को चुप कराया हुआ है, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। इस तरह की धमकियां उनकी जिहादी मानसिकता को दर्शाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिन के ऊपरी स्तर से 1145 अंक गिरा बाजार। सेंसेक्स 820 अंक गिरकर 78,675 पर बंद। निफ्टी भी 257 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स आज दिन के ऊपरी स्तर 89,820 से 1145 अंक गिरा। वहीं निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तर 24,242 से 359 अंक गिर गया। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 820 अंक की गिरावट के साथ 78,675 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,883 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और महज 3 में ही तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 के 50 में से 46 में गिरावट और 4 में तेजी रही। बात करें निफ्टी 50 के तेजी वाले शेयरों की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के तेजी वाले शेयर ट्रेड, सन फार्मास्यूटिकल और HCL टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के लूजर्स में टॉप लूजर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, BAL और NTPC रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोना 1519 रुपए गिरकर 75,321 पर आया। चांदी 2,554 रुपए सस्ती होकर 88,305 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1519 रुपए गिरकर 75,321 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 76,840 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत में भी आज गिरावट रही। ये 2,554 रुपए गिरकर 88,305 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले दोस्तों चांदी 90,859 रुपए पर थी। वहीं दोस्तों 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर में बर्फबारी हुई, दिल्ली में धुंध, तमिलनाडु में बारिश। दिल्ली हरियाणा में AQI 400 के पार। चेन्नई में 2 दिन से भारी बारिश है जारी, आज स्कूल रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, देश में इन दिनों 3 तरह का मौसम नजर आ रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने लगी है। मैदानी इलाकों में धुंध के साथ दिन रात के तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। वहीं दक्षिण भारत में लौटते हुए मानसून के कारण बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में साधना, टोम गुरेज, पीर पंजाल रेंज, पीर की गली, सोनमर्ग समेत लद्दाख के जोजिला दर्रे में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं मैदानी इलाकों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रदूषण और धुंध से जूझ रहे हैं। इन राज्यों के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 350 से 400 के बीच रिकॉर्ड किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
भूल भुलैया 3 ने कमाया कंगुआ, रिलीज के पहले ही 216% का मोटा मुनाफा, मेकर्स हुए मालामाल। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन का दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने के बावजूद भूल भुलैया 3 की कमाई में कुछ खास असर नहीं हुआ। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा दूसरे वीकेंड में ही बना ली है। वहीं वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ कमाकर साल 2024 में इस आंकड़े के पार जाने वाली 4 बॉलीवुड फिल्मों में भी शामिल हो गई है। दोस्तों, भूल भुलैया 3 को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और फिल्म की आज की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। फिल्म ने अपनी रिलीज के 12वें दिन लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरीके से फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 224 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडियन बैटर्स के लिए पर्थ की पिच चुनौती, क्यूरेटर बोले बाउंस पेस होगा, घास भी रहेगी। यहां 117 बार टीमें ऑल आउट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने पहले ही मुकाबले में पर्थ की तेज और बाउंसी पिच की चुनौती होगी। पर्थ में 22 नवंबर से टेस्ट शुरू होगा। पिच क्यूरेटर इशाक मैकडोनाल्ड ने कहा है कि हम पिच को थोड़ा मसालेदार यानी कि तेज बनाने के लिए उस पर थोड़ी घास छोड़ना चाहते हैं। घास 10 mm तक होगी, यानी कि यहां एक्स्ट्रा उछाल और रफ्तार देखने को मिलेगी। भारतीय टीम यहां पिछले 12 साल से कोई टेस्ट मुकाबला नहीं खेली है। यहां टेस्ट से पहले एक प्रैक्टिस मैच भी होना था, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। आखिरी टेस्ट 3 से 7 जनवरी के बीच खेला जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल में आईएएस अफसर ने व्हाट्सएप पर हिंदू मुस्लिम ग्रुप बनाया, फोन हैक होने का दावा, जांच में गलत मिला, राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। जी हां दोस्तों, केरल सरकार ने 11 नवंबर को 2 सीनियर आईएएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। उन पर सर्विस नियमों का पालन नहीं करने और अनुशासन उल्लंघन का आरोप लगा है। एक अधिकारी का नाम के गोपाल कृष्णन और दूसरे का एन प्रशांत है। इन्होंने व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप बनाए थे। इनके एडमिन वही थे जिसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात के अस्पताल ने बिना बताए एंजियोप्लास्टी की, 2 की मौत हुई। गांव के 19 मरीजों को लेकर आए थे। नाराज गांव वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल ने 7 मरीजों की बिना अनुमति के ही एंजियोप्लास्टी कर दी। इनमें से 2 की मौत हो गई। 5 मरीज फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। यह मामला ख्याति हॉस्पिटल से जुड़ा है। आरोप है कि यह सभी ऑपरेशन अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत वजीरानी ने किए थे। वहीं दोस्तों, खबर है कि अस्पताल के डायरेक्टर और चेयरमैन फरार हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मिसबिहेव के आरोपों को डेवेन जॉनसन ने बताया बेबुनियाद, बोले ईमानदार हूं, सेट पर 8 घंटे लेट नहीं पहुंचा, बोतलों में पेशाब जरूर की। जी हां दोस्तों, कुछ वक्त पहले हॉलीवुड एक्टर डेवेन जॉनसन पर फिल्म रेड 1 के सेट पर देर से आने का आरोप लगा था। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि एक्टर सेट पर मिसबिहेव करते हैं। अब इन सभी आरोपों पर जॉनसन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वह कभी कभी सेट पर देर से पहुंचते हैं, लेकिन उतने भी लेट नहीं होते जितना कि मीडिया में बताया गया था। इसके अलावा जॉनसन ने स्वीकार किया कि उन्होंने सेट पर पानी की बोतलों में पेशाब किया है। दरअसल दोस्तों, जीक्यू मैगजीन के साथ इंटरव्यू में डेवेन जॉनसन ने अपनी देर से आने की आदतों पर उठे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट्स आई थी वे पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन कुछ बातें सही थी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं यहां हूं, आओ मुझसे पूछो और मैं तुम्हें सच बताऊंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल सकते हैं मोहम्मद शमी, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने रणजी खेलने को कहा। फिटनेस परखने एक चयनकर्ता को भी भेजा। जी हां दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर से शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल सकते हैं। उन्हें 25 अक्टूबर को जारी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। भास्कर के सूत्रों ने बताया है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 34 साल के तेज गेंदबाज को मध्य प्रदेश के खिलाफ 13 नवंबर से इंदौर में होने जा रहे बंगाल के रणजी मैच में खेलने को कहा है। इतना ही नहीं, इस मुकाबले में शमी की फिटनेस को परखने के लिए एक चयनकर्ता को भी भेजा जा रहा है। यदि शमी 4 दिनी मुकाबले में अपनी फिटनेस साबित कर देते हैं तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, साउथ अफ्रीका या यूएई ऑप्शन, आईसीसी ने बताया पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से अगले साल फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी जा सकती है। भारत पाकिस्तान जाकर यह टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की ऑफिशियल जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दी है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने अब पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे पर निर्देश मांगे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मॉरिशस चुनाव में नवीन राम गुलामी की पार्टी जीती, प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ की पार्टी सभी सीटें हारी, ऑडियो टेप लीक का हुआ नुकसान। यह दोस्तों, मॉरिशस में 10 नवंबर को संसदीय चुनाव हुए थे। मॉरिशस की न्यूज वेबसाइट ले मोरिजियन के मुताबिक इसमें लेबर पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम को जीत मिली। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ की पार्टी सोशलिस्ट मूवमेंट को एक सीट भी नहीं मिल पाई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना 28 नवंबर को हाजिर हो, आगरा कोर्ट का आदेश। नोटिस जारी कर जवाब मांगा, कहा था किसान आंदोलन के समय रेप और मर्डर हुए हैं। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत के खिलाफ मंगलवार को आगरा कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कंगना रनावत को 28 नवंबर को स्वयं हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल दोस्तों, इसी साल 24 अगस्त को कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान दैनिक भास्कर से कहा था कि किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए, बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पर पहुंची। ये 14 महीनों में सबसे ज्यादा। सब्जी, फल और मीट के दाम बढ़े। जी हां दोस्तों, खाने पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 14 महीनों का उच्चतम स्तर है। अगस्त 2023 में महंगाई दर 6.83% रही थी। वहीं अक्टूबर से एक महीने पहले सितंबर में भी सब्जियां महंगी होने से यह दर 5.39% पर पहुंच गई थी। दोस्तों, महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई का असर सीधा सीधा आम आदमी पर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों महंगाई बढ़ती है तो अनाज, मीट, मछलियां, दूध, खाने के तेल, फल, सब्जी, दालें, मसाले, सॉफ्ट ड्रिंक, पान, तंबाकू, कपड़े, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट्स आदि सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का प्राचीन काल में क्या नाम था तो जल्दी से वह नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।